हेलो मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो से हम कक्षा 9 गणित के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप प्लीज़ चैप्टर वाइज हमें जो पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवाएं, और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर वाइज कराएं। तो मैं आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियोज़ बनाऊंगा, और जिसमें कि मैंने पहला चैप्टर ये लिया है संख्या पद्धति। ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी एग्जाम की तैयारी और स्ट्रांग होगी। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं वन बाय वन। ऑलराइट, तो सबसे पहले करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो देखो, इसका आंसर है बी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बाकी ये सभी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो पाई का आप ध्यान रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि पाई 22/7 होता है तो ऐसी बात नहीं है। पाई 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता है। कैलकुलेशन करने के लिए हम 22/7 ले लेते हैं पाई को, लेकिन एग्जैक्ट 22/7 पाई नहीं होता है, लगभग होता है। ओके, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न, इसको जब p/q के रूप में व्यक्त करते हैं तो क्या मान इनमें से प्राप्त होता है? तो देखो, इसका आंसर है कि जब इसको हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये 6/9 आता है, और 3 से काटेंगे, 3 दूने 6, 3 तिया 9, तो ये 2/3 हमें मिलता है। इसका आंसर सी है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक है, याद रखना। कभी भी आपके पास ऐसा हो ना कि 0 पॉइंट कोई नंबर हो, जैसे मान लो कि 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या होगा? तो सीधे एक काम करना, 4 ऊपर लिखना, नीचे 9 लिख देना, आंसर हो जाएगा। अगर मान लो कि 0 पॉइंट पर, ध्यान रखना तुरंत ये रिपीट होना चाहिए। जो मैं यहाँ पे जिस तरह के नंबर लिख रहा हूँ वैसे ही नंबर होने चाहिए। ये होगा 5/9, ये होगा 6/9। अगर मान लो कि इस तरह से है, 27 है, 27 है, 27 है, ये होगा, तो ये अब रिपीट 27 हो रहा है ना, 27 27 27। तो अब क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9 आ जाएगा। तो ये टेक्निक याद रखना, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो ये तो आप याद रख ही सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अब लंबे मेथड से आप करेंगे, एक नंबर के क्वेश्चन में इतना समय बर्बाद होगा, तो आपको ये टेक्निक आनी चाहिए। ये बात समझ आई? जैसे इस तरह का है, जैसे मान लो कि 0.545454 ऐसा है, इसको बदलना है तो क्या होगा? 54 बटे और 2 बार 9 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, पॉइंट के तुरंत बाद ये रिपीट होना शुरू होना चाहिए। कुछ भी कहीं ऐसा ना हो कि 4.66 हो और आप इसको 6/9 कर रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। अब कर सकते हैं। थर्ड है, हमने इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 256 की घात ये है, यहाँ पे 256 की घात ये है, तो इसका तो आप ये ध्यान रखो। मतलब पहले तो क्या करेंगे, क्योंकि इनका आधार एक जैसा है, 256 256, तो जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी, और क्या होगा? ये प्लस करेंगे तो आएगा, समझ गए? अब 256 में वापस आओ, 256 होता है, देखो अगर नहीं, वैसे तो खैर 256 2 की घात 8 होता है, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो 256 को आप बार बार ऐसे भाग दे के देख सकते हो, ठीक है। आप 2 से भाग दोगे, फिर 128 आएगा, फिर ऐसे भाग देते रहना, तो 2 की घात 8 आएगा, और इसकी घात है 0.25। यहां तक सब ठीक है। अब 8 और इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 25 8 200, 2 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा, ठीक। और 2 की घात 2 होता है 4। ये आपको समझ आता है ना? 2 से भाग देते हैं, फिर ये, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 64, फिर 2 से भाग देंगे तो 32, फिर 2 से दिया 16, फिर 2 से भाग दिया 8, फिर 2 से दिया 4, फिर 2 से देंगे 2, और फिर 2 से दिया तब 1 आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की घात 8 इसीलिए आया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इसका परिमेयकरण करना है। 1/√7 - √6,
तो जब भी हमारे पास ऐसे होते हैं, जब अपॉन में बट्टे में नीचे 2 होते हैं, तो हमेशा किस तरह से इनका परमीकरण करते हैं, इसके चिन्ह को बदल दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है ना। और अब ऊपर क्या है, √7 प्लस √6, ये तो एक के साथ गुणा हो रहा है। यहां पे देखो ये दो चीजें हैं, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में, तो हमेशा यहां पर क्या होगा, पहले का वर्ग होगा, माइनस करेंगे दूसरे का वर्ग होगा, ठीक है ना। ऊपर तो है √7 प्लस √6, और इसका वर्ग होता है 7 और इसका वर्ग होता है 6, क्योंकि रूट से ये वर्ग कट जाता है। और देखो नीचे तो है 1, तो वो तो हटाई दो, यानी ये ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, ठीक है। इस तरह से पांचवा प्रश्न है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन इग्निंग, अनवसानी अनावर्ती। ये यानी एक तो इसका दशमलव कभी रुकता नहीं है, और उसके बाद भी ये बिल्कुल एक पैटर्न में रिपीट नहीं होता है, मतलब ऐसे करके फिर ये गैप और बढ़ रहा है। देखो 0.10 110 1110 111110, इस तरह से, तो ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं यहीं पे ये लिख दूं 10101010, तो ये संख्या परिमेय हो जाएगी, लेकिन ये अपरिमेय है। तो जब भी गैप इस तरह से बढ़े ना, उनको हम कहते हैं कि ये अनावर्ती है, और रुक नहीं रहे हैं मतलब अनावर्ती है, और ये रुक नहीं रहा है तो ये अनवसानी है, अशांत हम जिसे कहते हैं, अशांत अनावर्ती। ओके, आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास हैं एक एक अंक वाले प्रश्न, जो कि जिसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, पर इस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो हम लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब शून्य परिमेय संख्या क्यों है, ये यहाँ पे साथ में पूछा है कि क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 0 बराबर होता है 0/1 लिखो, 0/2 लिखो, कुछ भी लिखो। तो मैंने 0 को 0/1 लिख दिया है, क्योंकि 0/1 भी 0 होता है, और इसे हमने P/Q के रूप में लिख दिया है। हम कहेंगे कि यह P/Q का रूप है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर है अनंत। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी, कितनी अपरिमेय संख्या होंगी, तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत। दो संख्याओं के बीच में, चाहे वो संख्या कोई भी हो, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या भी होती है और अनंत अपरिमेय संख्या भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, √5 क्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे अपरिमेय। ओके, यहां पर ये लिख देंगे। क्यों है इसका कारण मैं बता देता हूं, वैसे यहां पे कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है। √5 अपरिमेय इसलिए है क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है। अगर यहीं पे √4 होता तो फिर ये एक परिमेय संख्या होती, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमने मान ज्ञात करना है। 64 की घात 1/2, इसका मान क्या होगा। तो देखो 64 होता है 8 का वर्ग, क्योंकि 8 8 64, 8 का वर्ग ये। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 2 से और इसका गुणा हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, ये 8 की घात 1 आ जाएगा, यानी 8, और इसका आंसर है 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हमने सरल करना है। कैसे करेंगे। तो देखो आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक बार वो चीज़ प्लस में, एक बार माइनस में है, सेम चीज़ें हैं। तो जब सेम चीज़ें एक बार प्लस और एक बार माइनस में होती हैं, तो पहले वाले का वर्ग करो, माइनस करो, दूसरे वाले का वर्ग करो। तो पहले वाले का वर्ग ये हुआ 9, और इसका जब वर्ग करेंगे तो रूट से 2 कट जाएगा, और ये सिंपली ये आ जाएगा, यानी 6। समझ गए।
तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी दो चीज़ें एक बारी प्लस एक बारी माइनस में होंगी तो इस संख्या का वर्ग माइनस करो इस संख्या का वर्ग किए। ठीक है, अब हमारे पास एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि इनके बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें, तो 3 और 4 के बीच क्या ज्ञात करना है, 6 परमेय संख्याएं। अब देखो आगे कैसे करेंगे, तो इसका क्या मतलब है, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 और 4 को लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, इनको भिन्न में लिखना है हमने, तो ये लिख दिया है। इनके बीच में हमने ज्ञात करनी है 6 परमेय संख्याएं। अब अगला स्टेप देखो, अब ऊपर देखो, अभी इनके बीच में हम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप नहीं है। 3 और 4 लगातार संख्याएं होती हैं, इनके बीच में गैप नहीं है। तो अब ये गैप पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करो। किसका गुणा करो, तो जितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ दो। कितना हो गया, 7 हो गया ना। 7 को ऊपर नीचे गुणा करो। ठीक, और दूसरी संख्या क्या है, 4/1। यहां भी ऊपर नीचे 7 का गुणा कर दिया हमने। जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक बढ़ा के ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। तो ये याद रखना, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इसके गैप बढ़ जाएगा। 7×21 = 7 हुआ, और 4×7 = 28 / 7 इसके बीच में हमने 6 परमेय संख्याएं याद करनी है। ठीक, तो आंसर लिख देंगे हम, ये हो जाएगा। अब 21 और 28 के बीच में आराम से लिख सकते हैं। एक 22 है, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न होगा, ध्यान रखना। परफेक्ट। अब हमने इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। देखो ये प्रश्न आपके पास ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है कि 0.47 हो और इसके ऊपर बार लगाओ। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, अगर आपके पास 0.47 बार हो तो भी आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो, माना इसको x नाम दे देंगे, 0.4777 ... ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इस समीकरण में हम गुणा करेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, किससे गुणा करें, तो जितने अंक रिपीट हो रहे हैं ना उतने जीरो का गुणा। मतलब अगर एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करो, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 हो रहे हैं तो 1000 से। एक ही अंक तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 7 7 7, एक ही अंक रिपीट हो रहा है ना, तो 10 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, 10 से गुणा करने से, और ये होगी समीकरण नंबर 2। समझ गए यहाँ तक। अब हम इस समीकरण से इसको घटाएंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटाएंगे तो क्या होगा, पहले समीकरण 2 ऊपर आएगी, फिर समीकरण 1 नीचे आएगी, और अब इनको घटा देंगे हम। अब देखो, अब यहां पे पहली बात तो ये कि इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं, तो यहां भी 7 लिख दो, क्योंकि यहां तक 7 की तो कमी नहीं है ना, बिल्कुल अनंत तक जा रहा है। और अब घटाएंगे हम, तो ये 0 हुआ, 0 0, 7 में से 4 गया 3, 4 नीचे, इन 0 को जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके पीछे। और 10 में से 1 गया 9x। समझ गए, ओके। आगे करते हैं, हमारे पास है
9x बराबर 4.3, तो x क्या होगा 4.3 अपॉन 9। अब ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, ये ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो ये होगा 43 अपॉन 90 और ये हमारा आंसर है। ओके, अगर आपको चेक करना हो ना कि आपने सही किया कि नहीं किया, तो यहाँ पे इसको दोबारा भाग दे दो 9 से, है ना ये, तो क्या आएगा भाग दे के 0 दशमलव, फिर ये 43 हो गया, 9 चौको 36, फिर 7 0 हो गया, 9 7 63, फिर 7 0 9 7 63, बिल्कुल ये यानी हमने सही किया है। तो ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हमने सरल करना है। तो सरल करने के लिए क्या है कि पहले 5 का इन दोनों में गुणा करो, फिर √7 का दोनों में गुणा करो। तो यहाँ पे लिखने का ये भी, अब 2 नंबर में है तो इसको और विस्तार से हम लिखेंगे। पहले 5 के साथ इन दोनों को लिख दो, फिर प्लस √7 लगाओ और इसके साथ इन दोनों को लिखो। ठीक, 5 दूने 10, ये, और इसका इसमें करेंगे तो 2√7, आप समझ रहे हैं ना। और √7 √5 का गुणा होगा तो क्या होगा, देखो रूट रूट का आपस में अंदर गुणा हो जाता है, तो 7 5 हुआ 35। और बस यही तो हमारा आंसर है, इसमें कुछ और नहीं करना है। बिल्कुल ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, और आप चाहो तो डायरेक्ट इसके बाद ये भी लिख सकते थे। वैसे 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, बट 2 नंबर में, एक क्वेश्चन पेपर में ये 2 नंबर में था, तो इसीलिए मैंने आपको 2 नंबर में करवा दिया इसे। 1/√7 के हर का परमेयीकरण कीजिए। हमारे पास है 1/√7, इसके हर का परमेयीकरण करना है, मीन्स हर में जो है √7 है ना, तो ये रूट ना रहे ऐसा कुछ करना है हमने। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ऊपर नीचे गुणा करो, जो नीचे है उसी के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो मतलब अगर नीचे सिंगल एक ही नंबर है रूट में, तो उस रूट वाले के ऊपर नीचे गुणा कर दो। हाँ, अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ और होता, √7 + 1 कुछ और, फिर तो ऐसा नहीं करते, फिर तो और टेक्निक होती है और मेथड होता है। √7 का 1 में गुणा करके √7 आएगा, √7 का √7 में गुणा करके 7 आएगा, और ये आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हमने यहाँ पर इनका मान याद करना है। तो पहला है 32 की घात 1/5। 32 होता है 2 की घात 5, कैसे, फिर 2 से, ठीक, 2 की घात 1 2 3 4 5 हुआ, इसकी घात 1/5 है। अब क्या होगा, इस 5 का इससे गुणा होगा, 5 से 5 कटा, और ये आ गया 2 की घात 1, 2 की घात 1 2 ही होता है, तो ये आंसर आ गया है। ये आप समझे। ओके, और अब हमारे पास ये है सेकंड पार्ट, 125 की घात -1/3। तो ये क्या होगा, 5 की घात 3 और उसकी घात -1/3। ठीक, अब क्या होगा, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 गुणा -1/3, 3 से 3 काटा, और ये होगा 5 की घात -1। अब क्योंकि घात माइनस में है तो प्लस में करने के लिए अपॉन में दूसरी साइड लेके चले जाते हैं, यानी अपॉन में ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये नीचे चला जाएगा, घात प्लस में आ जाएगी, और एक घात लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, और इस तरह से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ओके, 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हैं इनमें हर का परमेयीकरण करना है। चलो पहला वाला लेते हैं। देखो पहली बात तो ये कि हर का परमेयीकरण, इसका मतलब क्या है। आप जानते हैं कि भिन्न में ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है, और हर में आपको कभी कौन सी संख्याएं दिख रही हैं, ये है अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। इन संख्याओं को जब हम परमेय बनाते हैं कुछ कैलकुलेशन करके, तो हम कहते हैं कि हमने परमेयीकरण कर दिया है। परमेय बनाने का मतलब है कि नीचे आपको रूट नहीं दिखेगा फिर। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा, तो वही है ये प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे इसमें, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 हैं,
यानी एक ही एक ही। जब भी दो वाले होते हैं तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे प्लस साइन के साथ में। यहां तक ठीक है। हमने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे गुणा किया, इसका चिन्ह बदल दिया। ये माइनस था ना तो प्लस का करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। सेम है ये और ये सेम है, बट ये बीच का चिन्ह बदल गया है। अब ऊपर तो इसको इसके साथ ऐसे रखते हैं, अभी गुणा मत करना। अब नीचे क्या लिखें इस पे ध्यान दो आप। दो सेम चीजें आपको दिख रही हैं ना, लेकिन इसमें एक में माइनस एक में प्लस है। तो यहां पर क्या करते हैं, पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग। समझ गए। अब इसको और सरल करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 5 2√3 प्लस √5 अपॉन, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। इसका वर्ग, इसका क्या वर्ग होगा, देखो 2√3 का स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग तो होता है 4, और √3 का वर्ग करने में √3 से रूट से ये वर्ग कट जाता है और ये 3 आ जाएगा, तो 4×3 = 12 हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, तो यानी ये 5 आएगा। तो ये हो गया है ऊपर 5 2√3 माइनस प्लस √5 अपॉन 12 में से 5 गया 7, और ये हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया, हर जो कि पहले अपरिमेय था अब उसको परिमेय कर दिया है। ठीक है, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब सेकंड पार्ट करते हैं। दूसरा है 3 + √5 अपॉन 3 - √5। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे। किसकी गुणा करेंगे, तो जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं संख्याएं वही आएंगी, लेकिन ये चिन्ह बदल जाएगा। तो अभी माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, अपॉन सेम यहाँ पे होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो सेम चीज़ें हैं, लेकिन हाँ क्योंकि सेम चीज़ें हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + √5 का वर्ग। और यहाँ पे आपको बताया ना पीछे, दो सेम चीज़ें लेकिन एक माइनस एक प्लस है, तो एक का वर्ग करेंगे माइनस दूसरे का वर्ग। ठीक है ना, यहाँ क्योंकि दोनों में प्लस प्लस था तो ये हमने क्योंकि दो सेम चीज़ें हैं हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे a - b a + b की फॉर्म है, एक माइनस एक प्लस, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये क्या होगा देखो, a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a², इसका स्क्वायर प्लस b² यानी इसका स्क्वायर। देखो अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको मैं विस्तार से लिखता हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 × 3 × √5 बटे इसका वर्ग 9 माइनस इसका जब वर्ग करेंगे तो रूट से एक वर्ग कट जाएगा 5, ये इसका स्क्वायर हुआ 9, ये रूट से स्क्वायर कटा 5, प्लस 3 दूनी 6 √5 अपॉन 9 में से 5 गया 4। और सरल करेंगे इसको, 9 और 5 14 प्लस 6√5 अपॉन 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब अब यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा और अगर ये सरल हो सके तो ये 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, बटे 4, 2 से कटे गए 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 7 + 3√5 अपॉन 2।
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमारे पास है, देखो 3/5 और 4/5 है। अच्छी बात हमारे पास ये है अभी कि दोनों के जो हर हैं एक जैसे हैं, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी है। तो अब क्या करें? अब मुझे ये बताओ कि हम इनके बीच में 5 संख्याएं अभी क्यों नहीं भर पा रहे हैं? उसका कारण यह है कि ऊपर 3 और 4 हैं और ये लगातार हैं। क्यों 3 और 4 के बीच में अगर संख्याएं भरना हो तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्या करें? तो एक गैप को बढ़ाना होगा, 3 और 4 की गैप को बढ़ा करना होगा जिससे हम संख्याएं भर सकें। तो उसके लिए क्या करते हैं? ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब किसकी? तो जितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक प्लस कर दो। 6 हुआ, 6 की ऊपर नीचे गुणा करो। ये ट्रिक, ये जो तरीका है ये लगभग हर बार काम करता है। ओके, लगभग क्या, ये हर क्वेश्चन में काम करता है ये। तो इसमें एक प्लस किया तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम। किसकी? 6 की। तो हमारे पास यहाँ पे 3/5 है, ऊपर नीचे 6 की गुणा किया हमने। 4/5, इसमें भी ऊपर नीचे हमने 6 की गुणा की। ऊपर नीचे 6 की गुणा क्यों की? क्योंकि जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक बढ़ा के उसका गुणा करते हैं। और गुणा करते ही क्यों हैं? क्योंकि ये गैप यहाँ पर कम है, तो गैप बढ़ाने के लिए हमें गुणा कर रहे हैं। 6 3 18, 5 6 30, 6 6 24, 6 5 30। ओके, तो इसके बीच 5 परमेय संख्याएं कौन सी होंगी? 18 और 24 के बीच में संख्याएं अब आप आराम से भर सकते हैं। तो ये 19 आएगा, एक तो 20, 21, 22, 23 और 24 तो खुद है। तो 5 संख्या हमने भर दी। अब एक बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हर बार 6 का गुणा कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप 10 का करो, पर 6 तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसीलिए ट्रिक याद रखना, जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी उससे एक बढ़ा देना। क्योंकि आपकी बुक के पीछे उन्होंने क्या कर रखा है, इसमें 10 का ऊपर नीचे गुणा कर रखा है। तो 10 का गुणा करने से ये हो गया 30/50, ये हो गया 40/50। अब इनके बीच में संख्याएं भरो। तो जितनी बड़ी संख्या का आप गुणा करोगे ऊपर नीचे, उतने ही ज़्यादा आप संख्याएं भर पाएंगे। जैसे इसके बीच में आप 9 संख्याएं भर पाएंगे आप, है ना। तो ये बात है। तो इसीलिए कम से कम क्या करेंगे हम कि जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक प्लस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, भले 10 का गुणा करके आंसर कुछ और आ रहा है, लेकिन वो भी सही है और ये भी सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ओके, तो किसी भी संख्या को अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना हो, जैसे √2 है, √3 है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो, एक काम तो रफ में आपको करना है, ये देखना है कि जो √2 है वो क्या होता है। √2 होता है 1 + 1, है ना। 2 1 + 1 होता है। 1 + 1 में हमने इसलिए तोड़ा इसको क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 होता है 1 का वर्ग और ये होता है 1 का वर्ग, इसलिए हमने ऐसे किया है ना। अगर आपके पास, देखो √2 के लिए जो हमने करना था कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि √3 है, ये अगर आपको करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पे? 1 + 1 + 1, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग। तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ठीक है ना। जैसे √5 है, तो √5 होता है, √5 को मतलब हम करेंगे 4 + 1 करके। क्यों? क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग है, 4 2 का वर्ग होता है और 1 1 का वर्ग होता है। मतलब अगर आप ये सोचो कि √5 को एक काम करते हैं हम 2 + 2 + 1 करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, या 2 + 3 करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्याएं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब दिख रहा होगा स्पष्ट। तो इसीलिए √5 अगर है तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, √3 अगर है तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, √2 हमारे पास इस क्वेश्चन में ये है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे।
ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो √2 है उसमें 1 का वर्ग और 1 का वर्ग ये आएगा। तो हमने अब एक रेखा खींचनी है, सबसे पहले तो संख्या रेखा खींचनी है और वो इतनी लंबी हो कि उसमें 2-3 तक, ज़्यादा नहीं। और ये ध्यान रखना इंच की तरफ से खींचेंगे हम, तो इतना तो बहुत है ये यहाँ पे। और इंच की तरफ से इसलिए खींचेंगे क्योंकि सेंटीमीटर छोटे छोटे खाने होते हैं, तो छोटा फिगर बनता है, स्पष्ट नहीं बनता है। इंच वाले इस तरफ से खींचेंगे, बड़ा फिगर बनेगा। तो ओके, हमने एक एक इंच पे इनको मार्क कर दिया है। अच्छा, मैं पेन का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको साफ दिखे। आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है, क्योंकि मैं पेंसिल से बनाऊंगा तो शायद आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको मैं टैब में नहीं बना सकता ना, क्योंकि प्रकार और उस सब की मदद से बनेगा ये, तो इसीलिए। खैर, ये 0 है, 1, 2, ये 3, हमें यहीं तक की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में एक आध लिख दो, माइनस में से जाएगा नहीं, बस इसीलिए लिखते हैं ताकि दिखे कि ये संख्या रेखा है। ओके, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि हम, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे √2 बराबर √1+1, और ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेखा खींचेंगे ओ से लेके ए तक एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 1 यूनिट। एक रेखा ये वाली खींचेंगे हम, ठीक है। तो ये खींचेंगे थोड़ा, इस लाइन को और गाढ़ा कर देंगे हम। ये ए हो गया है। ओ, ये 0 और ओ दोनों का काम करता है, ये ए हो गया है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ से एक लाइन इसके लंबवत खींचेंगे, 90 अंश पे खींचेंगे, और वो ए बी होगा, ए बी होगा। और वो भी कितना, अब ये है, देखो ये तो हमने ये खींचा, अब ये भी 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट लिखो, एक मात्रक लिखो, ठीक है। अब ये इस पे लंब बनाने के लिए हमको इसका हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो जैसे हम बनाते हैं ना, ये किया, इस तरह से 90 अंश का कोण बनता है, और इसकी सीध में, लेकिन ध्यान रखना खींचना हमने केवल 1 इंच है। ठीक है, आप चाहो तो डॉट डॉट कर सकते हो, ऐसे ऐसे चाहो तो डॉट डॉट ऊपर तक कर सकते हो, लेकिन खींचना केवल 1 इंच है। ओके, तो ये यहाँ तक जा रहा है और ये हो गया बी। ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 90 अंश है, अब हम इससे इसको मिलाएंगे। ये तो ये होगा √2। समझ गए, हमने पहले ये खींचा 1 यूनिट का, फिर इसमें 90 अंश का कोण बनाया, और इस पे 1 यूनिट का ऊपर खींच दिया ये, और फिर यहाँ से इसको जोड़ दिया। और अब हम एक चाप खींचेंगे, तो ठीक है,
तो चाप हमने एक यहाँ से इस पे, क्योंकि देखो हमने संख्या रेखा पर दिखाना है ना, रूट टू तो आ गया, लेकिन ये तो हवा में आ रखा, हमने तो संख्या रेखा पर लेके आना, तो इसलिए चाप खींच के यहाँ पर लेके आ गए हम, इस लंबाई का इसको नीचे लेके आ गए। और अब ये जो है यहाँ पर, ये इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं सी, ओके। और यहाँ पर ये है रूट टू। तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे कि ओ बी बराबर क्या होगा, देखो ओ ए वर्ग प्लस ओ बी वर्ग, समझे ना। ओ ए है 1, ओ बी है 1, और ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। ओ बी √2 है, यानी ये √2 है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन से हमें पता चला कि ये √2 है। अब जो ओ सी है किसके बराबर है, ये ओ बी के बराबर है, और ये √2 है। तो हम ये कहेंगे कि सी जो है अभीष्ट बिंदु है। सी अभीष्ट बिंदु है, और इस तरह से √2 को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, लगभग हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कि √2 को निरूपित कीजिए, √3 को निरूपित कीजिए, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको ये सब आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत ही शानदार वीडियो है। उस वीडियो में मैंने √2, √3, √5, √7, √8, आपके पास कभी भी कोई भी नंबर आ जाए कि संख्या रेखा पर निरूपित करें, उस वीडियो को देखने के बाद आपको वो चीज़ आ जाएगी बहुत अच्छे से। एक ही वीडियो में सारा मैंने वो समझा रखा है। उसका लिंक आप नीचे कमेंट बॉक्स में देखना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को ऑलरेडी 7 लाख लोग से ज़्यादा देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। 4th क्वेश्चन है, यदि ए और बी परमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं पक्ष लेंगे, उसको सरल करेंगे, और बाद में फिर इसके बराबर रख के ए और बी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है बाएं पक्ष क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये है 5 + 2 √3, 7 + 4 √3। अब क्या करेंगे, इसमें इसका परिमेयकरण करेंगे, पहले ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे, किसकी, जो भी ये है इसका विपरीत चिन्ह, अगर ये प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, फिर ऊपर नीचे। ठीक, यहां तक समझ गए। अब होगा इसका और इसका गुणा, पहले कैसे होगा देखो, 5 का 7 से करेंगे, 5 × 7 = 35, 5 का 4 से करेंगे, 5 × 20, इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे। अच्छा, इसका जब इससे करेंगे ना, तो 4 दूनी 8 ये हुआ, और रूट का रूट से होगा, तो रूट का रूट से करेंगे, √3 × √3 3 होता है। ध्यान रखना, जब दो रूट का एक जैसे रूट का आपस में गुणा होता है तो रूट हट जाता है। तो जब हमने गुणा किया 2√3 × 4 √3 का, तो 2 चको हुआ 8, और ये हुआ √3 × √3 3, तो 8 × 24 बटे, यहाँ पे क्या होगा, तो याद है ना, ऐसे में क्या करते हैं, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, ध्यान रखना हमेशा माइनस आता है बीच में। तो अब ये क्या होगा, 35 में से 24 गया 11, -20 + का 14, दोनों में √3 है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि रूट वाली चीज़ें उनमें एक जैसी हैं, देखो अगर मान लो √3 की जगह पे √2 होता, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका, लेकिन क्योंकि ये एक जैसी चीज़ें हैं तो इनका कैलकुलेशन हो जाता है। तो -20 + 14 होता है माइनस का 6, है ना, 20 में से 14 गया 6, बड़े का चिन्ह आता है, और √3 लगा दो साथ में।
ओके, अपॉन, अब ये क्या होगा, देखो 7 का स्क्वायर हुआ 49, इसका वर्ग क्या होगा, सोचो। तो 4 का वर्ग हुआ 16 और √3 का वर्ग हुआ 3, तो 16 तिया 48, समझे? ओके, तो ये हो जाएगा, देखो 11 माइनस 6√3 अपॉन, इसमें से ये माइनस हुआ तो 1 आया, तो ये वही आ जाएगा 11 माइनस 6√3। और ये किसके बराबर है, यह है a+b√3 के बराबर, समझ आ रहा है, इसके बराबर है। तो इससे क्या होगा, a तो है ये, और b है ये क्या है यहाँ पे, -6, और ये हमारा आंसर आ गया है, समझे? तो सिंपली हमने परिमेयकरण किया, ये आया, बाद में इसको इसकी तुलना इससे कर दो और ये आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, और हमने यहाँ पर इसको सरल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है पावर में, तो माइनस से कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होती है, तो पहले इससे छुटकारा पाते हैं। क्या करना पड़ेगा, अंदर को वाले को पलट दो। तो अगर आप अंदर वाले को पलटते हैं, जैसे 81/16 है, हम 16/81 कर देंगे, तो जो बाहर घात है ये भी ये इसका साइन बदल जाएगा, माइनस है ना अभी, तो ये माइनस हट जाएगा। इसको भी पलटते हैं, तो 9/25 की घात 3/2, और इसको भी 2/5 की घात 3। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे जो 16 है ये होता है 2 की घात 4, और 81 होता है 3 की घात 4। ये ठीक है, देखो 16, अगर आपको नहीं पता डायरेक्ट तो आप भाग दे के देख लो, 2 से भाग देंगे 8, 2 चौको 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2, तो 2 की घात 4 हो गया। ऐसे आप 81 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 9 होता है 3 का वर्ग, और 25 होता है 5 का वर्ग। ये 3, यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पे हमारे पास दो दो रास्ते हैं, या तो हम ये 4 बाहर लेके जाएं, और या इसको अंदर लेकर आएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, यह है 2/3, यह है 3/5, यह है 2/5, मतलब अगर हम इस तरह से कुछ करें तो हमें एक जैसा नहीं मिलने वाला है। तो बढ़िया बेस्ट है कि इसको अंदर लेके आ जाओ, क्योंकि बाद में भी अंदर लेके ही आना, इससे बड़े पहले ले आओ। तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें भी गुणा होगा। देखो यहाँ ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब तब होता है जब अंदर प्लस या माइनस हो। इसमें कुछ नहीं है, ब्रैकेट हटा देते हैं, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे 3/2 है ना। और अभी तो भाग है ये, 2 की घात 3, इसका इसमें गुणा किया 5 की घात 3, तो हमने बस घात के अंदर गुणा कर दिया है, क्योंकि करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि सब समझ आ ही गया होगा। अब ये कटेगा, 4 से 4 कटा, ये 4 से 4 कटा, ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, क्या बचा हमारे पास, 2 की घात 3 बटे 3 की घात 3, यहाँ 3 की घात 3 बटे 5 की घात 3,
अच्छा, अब एक काम यहाँ पे देखो, ये है भाग में। तो देखो भाग में कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होती है, तो बेस्ट है इसको गुणा में बदल दो और ये पलट दो। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। भाग अगर है गुणा में कर दो और इसको पलट दो। अब देखो इससे ये कटा, सेम चीज़ें हैं ऊपर नीचे, ये कट गया और ये भी कट गया, तो सारे ही कट गए, ये आंसर 1 आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसे सिद्ध करना है। ओके, तो लेते हैं बायां पक्ष, इसको लिखते हैं। ओके, अब क्या करें। अब देखो x की पावर a x की पावर b है, भाग दे रहे हैं हम और आधार एक जैसा है, तो जब भी ऐसा होता है तो घातें घट जाती हैं। तो x की घात में a में से b माइनस कर देंगे, मीन्स इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पर a प्लस बी है। देखो होता ये है, अगर हमारे पास है, मान लीजिए x की पावर m, इसको भाग दे रहे हैं x की पावर n से, तो ये हो जाता है x की पावर, पावर यानी घात, m माइनस n। सेम यहाँ पर हुआ है, भाग दिया हमने, घातें माइनस हो जाएंगी, समझ गए। सेम यहाँ पर होगा b माइनस सी, भाग देने पर घातें माइनस होती हैं, और सेम यहाँ पे होगा c माइनस ए। अब इसका इसमें गुणा होगा, तो देखो ये कैसे होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये भी सेम है, b माइनस सी बी प्लस सी। तो ये भी, जब भी दो चीज़ें आपस में एक बार प्लस एक बार माइनस हों और सेम है वो, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, हमेशा ये याद रखना। फिर यहाँ पे वही है, c माइनस ए है तो ये होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ आया, यहाँ तक सब समझ आया। अच्छा, अब देखो ये भी x, ये भी x, ये भी x, और गुणा हो रहा है, तो गुणा होने पर अगर आधार एक जैसे घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, घातें जोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये प्लस ये, ठीक। और यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, सारे कट गए। आएगा एक्स की पावर 0, और किसी की भी घात 0 1 होता है, तो यानी राइट हैंड साइड आ गया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये प्रश्न हमारे पास है, यदि x ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखो x क्या है, ये है, हमने इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसका मान ज्ञात करना होगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आए, तो इसके लिए पहले 1/x निकालो, क्योंकि x तो हमारे पास है, 1/x निकालो, और उसके बाद फिर प्लस करके ये आ जाएगा, और बाद में फिर ये भी आ जाएगा। तो पहला काम है, इतना मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखो। 1/x निकालो, कैसे निकलेगा, ये रख दो नीचे, लेकिन ध्यान रखना हम इसको ऐसे नहीं प्लस करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे हम। तो परमीकरण कैसे करेंगे, जो भी ये है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ये प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो, ठीक है ना। अब ऊपर आ जाएगा क्या, 3 माइनस रूट 8, और नीचे क्या आएगा, 3 प्लस रूट 8 इंटू 3 माइनस रूट 8। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो दो चीज़ें यहाँ, एक बारी प्लस एक बारी माइनस है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, पहले का वर्ग होता है 9, दूसरे का वर्ग रूट से ये कट जाएगा 8, तो क्या आएगा ये 3 माइनस रूट 8। क्यों, क्योंकि नीचे तो 1 है,
तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आ गया। इतना ठीक है। तो इसीलिए x प्लस 1/x क्या होगा, x हमारे पास ये है और 1/x ये है ना। √8 से √8 कटा और ये आ गया 3 और 3 6, तो हमारे पास ये आ गया है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे हम, तो 1/x का भी वर्क करेंगे और दाएं पक्ष में 6 का वर्क करेंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्या होता है, a स्क्वायर, a का वर्ग प्लस ये b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, और ये होगा 36। समझे, x x कटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 34, और ये हमारा आंसर है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसी के साथ ये इस वीडियो का अंत होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे।